नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। काउंटिंग से 48 घंटे पहले बंगाल में दोबारा मतदान 15 बूथों, मगरहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन दोबारा मतदान में भी जो बम्पर वोटिंग हो रही है, जो लंबी लंबी कतारें हैं, ये कतारें देखकर मोदी के प्रत्याशी बौखलाए और घबराए नजर आ रहे हैं। भाजपा फंसी नजर आ रही है। मैं उनके बाइट आपको सुनाऊंगा। ये पुनर्मतदान, आखिर बीजेपी क्यों इससे है परेशान? भाई वजह तो होगी। 77 बूथ पर डिमांड थी, 77 बूथों पर शिकायतें आई थी कि पुनर्मतदान होना चाहिए। 77 में सारी शिकायतें खारिज हुई, 15 पर हो रहा है। खासकर जो शिकायतें आई थी कि बीजेपी के निशान पर टेप लगा है और वहां पे ढक दिया गया है, ये सब आई थी फाल्टा से, जो इलाका दक्षिण 24 जो है उसमें दक्षिण 24 परगना में। लेकिन मैक्सिमम शिकायतें फर्जी निकली। 77 में 15 शिकायत सिर्फ निकली है जो जेन्युइन निकली है, वो भी चुनाव आयोग के मुताबिक, सीईओ पश्चिम बंगाल मनोज अग्रवाल के मुताबिक उन पर पुनर्मतदान हो रहा है। इसी बीच जब पुनर्मतदान में भाजपा बौखलाई हुई है, तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मतगणना की तैयारियों में लगे हुए हैं। वो अपने सभी काउंटिंग एजेंट्स को बुला करके उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं काउंटिंग की तैयारी को लेकर के। और ये मीटिंग क्यों ज्यादा जरूरी हो गई? क्योंकि लगातार सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद भी बीजेपी पस्त नजर आ रही है। तो आखिरी दांव अब ज्ञानेश कुमार का मतगणना में लगाने जो है खेल है, आखिरी दांव मतगणना में। और ये मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया। हालांकि हमने पहले कार्यक्रम में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में तो फिर भी मान लो कुछ गुंजाइश हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में कोई गुंजाइश नहीं है। और बिल्कुल ये कहने में हिचक नहीं है। 2 जजों की बेंच बनी, जस्टिस नरसिम्हा और दूसरे जस्टिस जय माल्या बागची। और फिर जो भी अभी फैसला आया है, उस फैसले को मैं आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा सब, मतलब पढ़ के। कपिल सिब्बल की जो दलीलें थी, उनका कोई जवाब नहीं था किसी के पास। लेकिन अंत में जय माल्या बागची का फैसला ज्ञानेश कुमार के पक्ष में हुआ और कहा गया कि वो तो निर्वाचन आयोग का, चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो किसी को भी मतगणना में लगाए। इसमें वो सेंट्रल पूल, स्टेट पूल, उसके पास पूरा अधिकार है, किसी को भी तय कर ले। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते और हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, सुप्रीम कोर्ट है, उसका आदेश सिरोधार्य। तो ममता बनर्जी अपने काम में लग गई, वो एजेंट्स के साथ अपनी मीटिंग में लग गई हैं। लाइए जरा भाऊ को जोड़िए। पहले हम शुरू करते हैं मतदान से। स्वागत है भाऊ, क्योंकि मतदान पहले फिर मतगणना। तो लाइए हेडलाइन, लाइए भैया हेडलाइन लाइए। पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग जारी। 11 बजे तक मगरहाट में 38.2 और डायमंड हार्बर में 35.92, मतलब 36% मतदान। दोनों जगहों का अगर एवरेज बताएं तो 37% से ज्यादा मतदान हुआ है 11 बजे तक। नॉर्मली 37% को हम बम्पर मतदान क्यों कह रहे हैं? नॉर्मल तो जो है 4 घंटे में 37% वैसे ही बम्पर हो गया। यूपी बिहार में तो बहुत बड़ा मतदान परसेंट हो गया। बंगाल में लग रहा है क्योंकि 11 बजे तक 39-40%, जब 29 तारीख को मतदान हुआ था या पहले फेज का हुआ था, तो 11 बजे तक 39-40% था और आज 37% है। 37% भी बम्पर है, क्योंकि पुनर्मतदान में अक्सर मतदान गिर जाता है, काफी परसेंटेज नीचे जाता है। और ये वहीं पर, मतलब जो उस दिन मतदान था, करीब करीब वहीं पर आंकड़े आज भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। जरा चलिए भीतर खबर कुछ डिटेल बता दें। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर के 4 और मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों पर शनिवार सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक मगरहाट में 38.2% और डायमंड हार्बर में 35.92% मतदान हो चुका है। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। आगे चलिए। दरअसल 29 अप्रैल को इन बूथों पर दूसरे फेज के वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़प की शिकायत मिली थी। इसके चलते दोबारा वोटिंग का फैसला लिया गया। ये सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले में आते हैं। वहीं टीएमसी ने कोलकाता, खुदीराम,
अनुशीलन केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई है। आगे चलिए, जरा आ जाइए उस पर, बाइटो पर। गौर सुंदर घोष, 142 मोगराट पश्चिम विधानसभा, बीजेपी प्रार्थी। रीपोलिंग शेड्यूल किया गया था, अलग अलग जगहों पे रीपोलिंग है और आप खुद भी अलग अलग जगहों पर जाकर आए, आपने क्या स्थिति देखी है? वोटर्स क्या आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं किस तरीके से? वोटर्स गांव घर से निकला है, वोट देने के लिए जा रहा है, अच्छी तरह से ही जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ बूथ में हमने देखा वहाँ पे आज भी गैदरिंग है। हम तो एक बूथ पे थे जो बाहर हुआ, वहाँ पे 230, 231, वहाँ पे तो 100 मीटर के अंदर भी जय बांग्ला नारे लग रहे थे ये लोग हमारा कार के सामने। आप इस मतलब जो इस तरह की चीजें इनको लेकर कोई कंप्लेंट वगैरह भी कर रहे हैं? हाँ, कंप्लेंट तो निश्चित रूप से हमको करना चाहिए। ठीक है, हमारे पास वीडियो भी है। हाँ, हम तो कैंडिडेट हैं, कैसे कुछ क्या चल रहा है हम तो देख जा सकते हैं, हम तो और कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी आज पूरे दिन आप अलग अलग बूथ से हम जाएंगे। पिछले दिन से जो कंप्लेन आए थे लोकल वोटर्स ने इलेक्शन कमीशन में जो कंप्लेन किया था, हमने भी सुना है बहुत कुछ। बहुत सारे बूथ पे सेलोटेप लगाए गए थे, बहुत सारे बूथ पे सेंट दिया था। हाँ, बहुत सारा बूथ में जो फेविक्विक है वो दिया गया। तो हम सर जो 11 बूथ से आज रीपोलिंग हो रहा है, हम देखेंगे, हम जरूर जाएंगे। ये बयान सुन लिया आपने। इस बयान में, पूरे बयान में ये भाजपा के प्रत्याशी थे गौर सुंदर घोष। पूरे बयान में ये सिर्फ रोते नजर आए हैं, मतलब अपना दुखड़ा बताते हुए कि बहुत सारे बूथों में टेप लगा था, बहुत सारे बूथों में शिकायत आई। आज हम एक बूथ पर गए तो वहां पर जय बांग्ला का नारा लगाया, हमारे गाड़ी के सामने, हम वीडियो बनाया है तो जय बांग्ला का नारा लगा इनकी गाड़ी के सामने। मतलब ये सिर्फ अपना, इनके दुखों का अंत नहीं है कोई। मतलब जिसके दुख ज्ञानेश कुमार ने हर पाया, आप समझ लीजिए उसका नतीजा क्या होगा। ज्ञानेश कुमार ने हर पाया, भारत रत्न ज्ञानेश कुमार, तो उसके दुखों क्या होगा। एक और, हाँ आशीष जी, कितनी बार भी वोटिंग करवाएंगे, यदि जनता ने तब भी वोट दिया और आज भी वोट दिया तो बात एक ही है। सवाल है कि यदि भाजपा वालों की कंप्लेंट ही, मैंने तो कहा ना कि चुनाव आयोग के बाहर भी बोर्ड लगा देना चाहिए, विपक्ष को अंदर एडमिशन नहीं है, विपक्ष यहां आने की गुस्ताखी ना करे, सत्ता पक्ष जाएगा, वोटिंग होगा। आप 4 बार वोटिंग करवाइए। आज जो वोटिंग हुआ है उसमें एक मशीन फिर खराब हो गई थी, फिर डिले हुआ वहां पे। ये तो चुनाव आयोग का मेंटेनेंस है। बहुत देर तक खराब जय बांग्ला, आपने तो पहले ही बोल दिया था कि जय श्री राम के आगे जय बांग्ला चलेगा। हाँ, और ये हुआ, देखिए आज हुआ, लगा नारा जय बांग्ला का। वो खुद ही रो रहा है कि हमारी गाड़ी के आगे जय बांग्ला का है। भाई बांग्ला, पश्चिम बंगाल में जय बांग्ला का नारा नहीं लगेगा तो महाराष्ट्र में लगेगा और जय महाराष्ट्र में नहीं लगेगा तो बिहार में लगेगा। गजब की बात करता है कि हमारे गाड़ी के सामने जय बांग्ला का नारा लगा रहे। तुम्हें भी उतर के जय बांग्ला बोलना चाहिए, बंगाली हो, बी प्राउड टू बी अ बंगाली। जय बांग्ला उतर के, सही बात है, उतर के लगाना चाहिए था। अभी एक का आपने देखा ना, ये रोना अभी चल रहा है। बहुत सारे आते हैं, कहते हैं ना कि रोना शुरू हो गया तुम लोगों का। अरे हमारा नहीं, इनका अपने अपने आकाओं को देखो रोना। अगला सुनवाइए जरा, अगला सुनवाइए। बोला गया कि पूरी फलता में पूरा निर्वाचन होना चाहिए। देखिए, अब आपके बोलने से तो होगा नहीं ना। वहाँ या तो बड़ा वायलेंस हुआ हो, या इलेक्शन कमीशन का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मैनिपुलेट हुआ है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ऐसे जितने जगह ये हो रहा है, रीपोल हो रहा है, फर्स्ट तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जेल में डाल देना चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब जेल में डालेंगे तो इस तरह का एक नैरेटिव सेट होगा कि जो गलत करेंगे वो जेल में जाएंगे। इतने केंद्रीय बनी रहने के बाद भी जिस कई जगह पे देखा गया पोस्ट पर वायलेंस हो रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। देखिए, केंद्रीय वाहिनी चुनाव के लिए आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो आती नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर दे दीजिए उसके हाथ में, 355 लगा दीजिए और देखिए कौ सेकंड लगता है, मिनट नहीं, कौ सेकंड लगेगा ये वाहिनी इसको ठंडा कर। अब एक चीज़ बताइए, वोट के दिन को जगह बूथ पर झमेला हुआ है, एक भी जगह खोज के दिखाई। केंद्रीय बाहिनी तो अपना काम कर दिया, आपको तो उसका जगह देना होगा ना, स्पेस देना होगा, पावर देना होगा।
आप उसका स्पेस है 100 मीटर के भीतर। अब आप उसे लॉ एंड ऑर्डर की डिमांड करना, तो कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर की डिमांड करें? लॉ एंड ऑर्डर देने के लिए 355 लगाइए, देखिए कौन मिनट लगता है, खत्म हो जाएगा तृणमूल का गुंडा लोग। ये बड़े प्रतापी नेता है, अर्जुन सिंह का नाम सुना होगा, ये बड़ा इनको लाया था भाजपा में इसीलिए। अब बताइए इनका रोना देखिए। अब ये बाहुबली धन पशु कम बाहुबली है। इनका देखिए, ये सेंट्रल फोर्सेस से भी सेटिस्फाई नहीं है। ये कह रहे हैं प्रिजाइडिंग अफसर्स को जेल में डाल दो। अरे जेल में अगर गलती डालना हो तो सबसे पहले चला जाएगा ज्ञानेश कुमार जेल में, और तुमको खिचड़ी लेके जाना पड़ेगा फिर। ये खिचड़ी लेके जाने वालों में से नहीं है। ये जेल में जाने के बाद तू कौन? जेल में जाने के बाद इसी के मुताबिक मैं भाव कह रहा हूं, मैं इसी आदमी के मुताबिक कह रहा हूं। ये कह रहा है कि सब गड़बड़ हुआ है, जेल में डाल दो। गड़बड़ इतने के बाद अगर गड़बड़ हुआ तो ज्ञानेश कुमार को पहले जेल में डाल दो। उसने सब कुछ क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, कितना गंध मचाया इस चुनाव में, जो मर्जी वो किया, तो फिर भी गड़बड़ है। अनाउंस होते ही डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी बदल दिए, कई जगह के एसपी, कलेक्टर बदल दिए, सारा प्रशासन अब चुनाव आयोग देख रहा है। इसके बाद गड़बड़ी होती तो चुनाव आयोग की जरूरत है। तो ममता ने तो पहले ही कहा ये चुनाव आयोग को देखना है, उनके हाथ में है सब कुछ, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। और जब बोला है उन्होंने, अमित शाह ने, ये तो अमित शाह को भी झूठला रहे हैं। जब अमित शाह ने बोला कि पहले फेज में कोई गुंडा बाहर नहीं निकला टीएमसी का, ऐसे ही सेकंड पेज में करो नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा, जब बोला उल्टा टांग दूंगा, तो इसका मतलब सब कुछ होने के बाद भी यदि ये रो रहे हैं तो फिर आप समझ जाइए ये अपना समझ चुके हैं क्या है। यही बात, इसीलिए उनका चेहरा देखिए ना, ऐसा मजबूरी में बैठे जैसा है। ये हालत है इनकी। इतना करने के बाद इसने सीएपीएफ सेंट्रल फोर्सेज को भी फंसाया है। क्या कहा, 355 मतलब राष्ट्रपति शासन लगा के करवाओ तो लॉ एंड ऑर्डर वो सुधार देंगे 2 मिनट के अंदर। उनकी सीमा सिर्फ 100 मीटर के अंदर है। अगर सिर्फ 100 मीटर के बाहर वो कुछ नहीं कर सकते। अगर इसी लाइन को पकड़ करके अगर फुटेज निकाल लिए जाए दोनों फेज के, तो सेंट्रल फोर्सेज के पता नहीं कितने लोग चले जाएंगे वो जेल में, उनकी चली जाएगी। अरे ये कुपड़ आदमी है, इसका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये बाहुबली और धनपशु है, इसलिए पार्टी उसका उपयोग करती है। उसके जहांगीर के घर पे पोलिंग बूथ बना था, 100 मीटर के अंदर था पोलिंग बूथ के, लेके अजयपाल शर्मा सीएपीएफ घूम रहा था, पूरा पैदल रहा था, यहाँ वहां खेतों में सीएपीएफ दौड़ा दौड़ा के लोगों के पे लाठी चलाई है। ये कारण 100 मीटर के अंदर। अरे क्या पैरामिलिट्री फोर्स ने एक आदमी को मार डाला पीट पीट के, मतदाता को। इसके बावजूद ये बोलता है उनके अधिकार नहीं थे। अब और क्या लोगे, मतलब तोप का गोला चला दोगे क्या बंगाल? मतलब जब तक आप जीतोगे नहीं तब तक सब गलत। लेकिन ये बाइट इसीलिए सुना है कि इससे पता चल रहा है कि बीजेपी की कंडीशन क्या है, इसी से पता चल रहा है भाजपा क्या हालत है। अब संजय राउत को सुना दीजिए। संजय राउत महाराष्ट्र में बैठ करके बता रहे हैं, इसलिए अब उनकी जरूरत है। वो भी अपनी राय दे रहे हैं, हालांकि वो हर विषय पे राय देते हैं, सुनवाई देते हैं। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। की गड़बड़ी देश में हर जगह हो रही, महाराष्ट्र में हो गई, आसाम में हो गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जागरूक है, इसलिए रीपोलिंग हो रहा है। जिस तरह से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी चुनाव आयोग के भ्रष्ट कारोबार के साथ संघर्ष कर रही, तो उनको रीपोलिंग करनी पड़ेगी। चलिए अब जरा पीटीआई की रिपोर्ट लाइए, वो महत्वपूर्ण है कि इधर इनकी आप हालत देखिए, ये इसी में परेशान है, सेंट्रल फोर्सेज को और ताकत नहीं दिया, वो तोप गोला नहीं चला पाए। और उधर देखिए कि क्या वहां पर चल रहा है टीएमसी के खेमे में। ममता एंड अभिषेक टू होल्ड मीटिंग विद ऑल टीएमसी काउंटिंग एजेंट्स अहेड ऑफ बंगाल पोल रिजल्ट्स। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and her nephew and TMC's National General Secretary Abhishek Banerjee will hold a virtual meeting with all counting agents of the party on Saturday afternoon.
2 days ahead of the counting of vote polled in the assembly election, a senior party leader said. ये मतलब आप समझिए कि मीटिंग हो गई, हो जाएगी जब तक कार्यक्रम आप देखेंगे। मतलब सभी एजेंटों को, पूरे प्रदेश के जितने काउंटिंग एजेंट हैं, सबके साथ अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की मीटिंग। किसी भी, यही पर जो संजय राउत का बयान था, किसी भी पार्ट पर ममता बनर्जी रत्ती भर भी ढील नहीं देना चाहती हैं। इसीलिए रात के 12 बजे उठ करके पहुंच जाती हैं खुद बूथ पर, जब स्ट्रांग रूम का ताला खुलता है। तो भाऊ, देखिए, अब दो टाइप काउंटिंग के की नेता तैयारी, होते हैं। लोग दो जश्न टाइप मना के रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हार गई ममता। ममता अगली तैयारी में लग गई। नहीं, ममता ने 8 मिनट का जो वीडियो दिया था आशीष जी, वो उसने आने वाले 4 तारीख तक का रोड मैप दिया था, क्या करना है, और कितना माइक्रो लेवल पे किया था कि रात भर जगिए, उम्मीदवार खुद रात भर जगिए, सोने मत जाइए। तभी सोने जाइए जब दूसरी टीम टेक ओवर करने आएगी। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, मतगणना का एजेंट, जब तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके नहीं बोलूं तब तक मतगणना का सेंटर छोड़ना नहीं, नतीजा कुछ भी आए, आखिरी तक बैठना है वहां पे। दूसरा पॉइंट, मशीनों की गिनती हुए वोट कंप्यूटर पे जब चढ़ते हैं तब आगे पीछे होते हैं आंकड़े, उस पे ध्यान रखना है बराबर चल रहा है कि नहीं। ये क्या है? और सिर्फ बोला नहीं है, रात को 12 बजे उठ के गई है स्ट्रांग रूम में। उसके बाद ये ट्रेनिंग, ये सारे विपक्ष ने, देखिए आशीष भाई, ये विपक्ष ने ये सारी चीजें सुननी चाहिए। आज ये तो बोल रहे थे हमारे सामना के संपादक राउत साहब कि ममता से इस तरह, क्या आप क्या करते हैं आपके यहां, सिवाय ट्वीट और हवाबाजी से? बस 4 कैमरे वालों को देख लिया कि इनका उबाल आता है कमेंट देने के लिए, और कमेंट दे देते हैं। मराठी चैनलों पे एक फैशन हो गया है, मतलब वो लोग हंसते हैं कि आज कोई खबर नहीं तो संजय राउत को पकड़ लो, कुछ तो भी अनशन बोल देंगे, दिन भर चलता रहेगा। लेकिन क्या शिवसेना ने इस पे काम किया? क्यों नहीं किया काम? जब लोकसभा के नतीजे आ गए थे और लोकसभा के बाद इतना विजय महोत्सव हो गया कि कैबिनेट बनने लगी, कौन किसको कैबिनेट बनते हैं। हमारा नाना पटोले के पास एक रीजनल पार्टी बेचारी 2 जिलों में जिसकी औकात है वो गया, बोला सर हम आपके साथ लड़ना चाहते हैं। अरे बोले नहीं, तुम बीजेपी के साथ जाओ यार, हमारे यहां तो मारामारी चल रही है, मंत्री पद कितने लोगों को दे, क्योंकि हम सत्ता में आ रहे हैं। ये भूल गए कि लोकसभा के बाद विधानसभा में क्या होगा। और ये व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चेंबर में ये बात हुई, मैं बैठा था, पृथ्वीराज चौहान बैठे थे, जयंत पाटिल बैठे थे, जो कांग्रेस के बड़े नेता, एनसीपी के बड़े नेता, और पृथ्वीराज चौहान को बाबा बोलते। बोले बाबा ने मुझे पूछा काय वाटतं तुम्हाला, क्या लगता है? मैंने बोला लोकसभा रिपीट नहीं होगा विधानसभा। अरे उद्धव ठाकरे बोले अरे ऐसा कैसा, ऐसा कैसा? मैंने बोला बीजेपी जिस दिन लोकसभा के नतीजे आ गए उसी दिन लग गई काम पे, आप लोग कहां पे हो? तब जयंत पाटिल बोले बराबर बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं, लगना पड़ेगा आपने। मैंने अभी तक आप उसी विजय को बना रहे हो लोकसभा के, सिंगल डिजिट पे लाया बीजेपी को, सिंगल डिजिट पे लाया, अरे इधर सिंगल डिजिट पे आ जाओगे तुम खुद। लेकिन नहीं सुना। आज भी क्या कार्यकर्ताओं के कोई शिविर हो रहे हैं? कोई नहीं हो रहे। पोलिंग एजेंट इनके पास नहीं थे, बस बीच में ही ओ हो गया हो गया हो गया हो गया, जीत गए, बाहर आ गए, हार गए। जैसे अग्रवाल का मैं उदाहरण क्यों देता हूं, कोरबा वाले का, खाना खाने चले गए, वो जीत गए हम, वो तो अच्छा हुआ अंदर से फोन आ गया, अरे नेताजी निपट गए, खाना छोड़ के हाथ धो के भागे, पता पड़ा मतगणना में तो जीत गए, कंप्यूटर में हार गए।
कंप्यूटर में चेक किया तो पता पड़ा सारे कांग्रेस के वोट बीजेपी में डाले थे, बीजेपी के कांग्रेस में डाले तो हार के चले जाएंगे। कुछ इंडिपेंडेंट के वोट बीजेपी में डाल दिए, इंडिपेंडेंट का तो कोई आदमी नहीं था वहां पे। तब जाके पूरा कंप्यूटर रेक्टिफाई किया, तब जाके सीट हारे, जीते। तो ममता ने यह भी कहा कि मैं जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोलूं कि छोड़ दीजिए तब तक ना छोड़ना है, आखिरी तक बैठे रहना है वहां पे। और ये काम उनको मालूम है वो किससे लड़ रही है, उसे मालूम है किस टाइप के मिसाइल आ रहे हैं, उसका इंटरसेप्टर कैसा तैयार करना, इसकी नहीं लगी हुई। वो ये आयरन डोम ध्वस्त करना चाहते हो चुनाव आयोग का। क्या इस लेवल में बार बार कह रहा था ममता दीदी को ऑब्जर्व करो, काश अभिषेक ऐसी लड़ाई यूपी में लड़ते तो नतीजे अलग हो जाते। ये तो बस रैली में भीड़ देख के ही पगला गए। रैली में भीड़ देख के, रैली की भीड़, ये बेरर चेक होता है आशीष जी, जब तक वो चेक बैंक में जमा नहीं होता है तब तक वो रद्दी भी नहीं है, चेक का वजन भी नहीं होता कुछ, बोझ है वो। नहीं भाई, इनसे तो वाकई इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, ये खबरें सिर्फ यहां तक नहीं होगी, खबरें काउंटिंग के दिन में सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा काउंटिंग, बंगाल की काउंटिंग, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट की खबर पे आ रहा हूं। देखिए इस दौर में अब तो सब लेखक भी राजकीय हो लिए हैं, सबके सब भाट चाण जैसे। नहीं तो लिखने वालों को धर्मवीर भारती ने जैसे लिखा था गुनाहों को का देवता, अगर इस समय कोई हो मतलब फुर्सत में थोड़ा बहुत भी लेखक साहित्यकार, तो उसको लिखना चाहिए बेईमानों का देवता। एक किताब बढ़िया उपन्यास लिखना चाहिए, बेईमानों का देवता, गुनाहों का देवता नहीं, बेईमानों का देवता। इनसे निपटना मतलब किसी भी तरीके से करीब करीब नामुमकिन है। इनसे अगर निपट लिया ममता बनर्जी ने तो एक नया रास्ता खोल देंगी। जब देखिए, क्योंकि सब कुछ सब एक साथ है ना, सब एक साथ है, सब एक कोई अलग। देखिए खबर लाइए, काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों के खिलाफ नहीं, टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अगला, पर्यवेक्षक पर टीएमसी को झटका, सुप्रीम कोर्ट बोला चुनाव आयोग को अधिकारी चुनने का अधिकार। सारे अधिकार तो उसको है, ये तो जो मन कर फिर नतीजे घोषित कर दे, नतीजा भी घोषित करने का तो अधिकार है उसको, तो घोषित कर दे बिना चुनाव के। चलिए जरा खबर के भीतर दलीलें आप देखिएगा, क्या क्या लॉजिक थे उसको देखिएगा। पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले मतगणना पर्यवेक्षक विवाद पर टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पर्यवेक्षक पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को अधिकारी चुनने का अधिकार है। ये याचिका टीएमसी की ओर से दायर की गई थी। इस मामले में कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि 4 मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि डीईओ को नोटिस 13 अप्रैल को जारी किया गया था, लेकिन हमें इसकी जानकारी 29 अप्रैल को मिली। 13 अप्रैल को डीईओ मतलब जिला निर्वाचन अधिकारी को 13 अप्रैल को नोटिस जारी किया चुनाव आयोग ने। जो स्टेक होल्डर हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास तो पहले जाना चाहिए, स्टेक होल्डर को 29 अप्रैल को इसकी जानकारी हो रही है। और जज साहब कह रहे हैं कि ये छोड़िए, 29 अप्रैल को हो रही है, 13 अप्रैल की नोटिस। यही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप चुनाव प्रक्रिया में स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनको आप कैसे नहीं बताओगे? कैसे आपको 16 दिन 17 दिन बाद जब मतदान पूरा हो गया बंगाल में तब उनको जानकारी मिल रही है? पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, उन्हें आशंका है कि हर बूथ में गड़बड़ी होने वाली है। उन्हें यह ऑपरेशन कहां से मिलता है, यह चौंकाने वाला है। ये चुनाव आयोग को मतलब हम सब दिल्ली से लाएंगे चुनाव मतगणना में, इस पर जो उनकी तरफ से बताया जाता है कि हर बूथ में गड़बड़ी होने वाली है, आशंका है। ये कोई बताओगे? किसी भी पक्ष में एफआईआर कोई दर्ज होती है तो एफआईआर दर्ज करवाने वाला कोई होता है ना, कि ऐसे ही गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, कुछ भी। कौन आशंका जताया, कहां से आशंका आई? कुछ तो होगा तुम्हारे पास, कुछ नहीं। तीसरा मुद्दा, प्रत्येक बैठक में जो पहले से ही एक केंद्रीय सरकारी अधिकारी मौजूद है जो सूक्ष्म पर्यवेक्षक के रूप में, माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है, अब उन्हें एक और केंद्रीय सरकारी अधिकारी की क्या आवश्यकता है? जब हर उसमें पहले से एक
माइक्रो ऑब्जर्वर केंद्र से ला करके बैठा रखे हो जो बंगाल के बाहर से है, अब एक और क्या करोगे? मतलब दो मिलके किसी की मारपीट करने जा रहे हो क्या? झगड़े में जा रहे हो कि नहीं अकेले जाएंगे तो नहीं, दो जाना चाहिए, अब क्यों लेकर के आ रहे हो? चौथा मुद्दा, परिपत्र में ही कहा गया है कि एक राज्य सरकारी अधिकारी भी होना चाहिए, मतलब राज्य सरकार का भी एक अधिकारी होना चाहिए। ये जो 13 अप्रैल का परिपत्र है, आदेश है, उसमें लिखा हुआ है कि एक राज्य सरकार का भी अधिकारी होना चाहिए, लेकिन वे राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं करते हैं। परिपत्र में लिखा है लेकिन नियुक्त नहीं कर रहे हैं, उसमें लिखा है कि एक राज्य सरकार का भी होना चाहिए, केंद्र सरकार एक राज्य सरकार का, उसी को मान लो। ये तो टीएमसी ये करी कि उसी को मान लो, एक केंद्र का एक राज्य का भी तो रखो, लेकिन उसको नहीं रख रहे। सिब्बल ने कहा सीईओ के बयान में कहा गया है कि मतगणना में संभावित अनियमितताओं को लेकर विभिन्न पक्षों से आशंकाएं जाहिर की गई हैं। संभावित यह राज्य सरकार की ओर इशारा कर रहा है। सिब्बल ने कहा कुछ आंकड़े तो होने ही चाहिए, ये संभावित अनियमितता को लेकर आशंका जाहिर कर रहे हैं। आप 2 4 5 कंप्लेन दिखाओगे ना कि ये आशंका जाहिर किया है, ये कांग्रेस ने किया है, ये हुमायूं कबीर ने किया है, ये लेफ्ट ने किया है, ये बताओगे ना कि आशंका कौन कौन जाहिर किया है। आशंकाएं जाहिर की गई हैं, ये चुनाव आयोग के पास अधिकार है, क्यों बताएगा नहीं। आशंका जाहिर की गई, हम कहेंगे ना कि हमको किसी से फलाने से खतरा है कि वो चोरी कर सकता है, फलाने से खतरा है कि वो ऑफिस में कंप्यूटर बिगाड़ सकता है, कंप्यूटर खराब करने कोई साजिश रच रहा है, कौन है ये नहीं बताएंगे हम। गजब का तमाशा है। अभी सुप्रीम कोर्ट को देखिएगा आप इस पर। सिब्बल ने कहा कि कुछ आंकड़े होने चाहिए, प्रत्येक बूथ से आशंका का क्या पता चला है, किसने आशंका जताई, उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। और हमें यह क्यों नहीं बताया कि केंद्र सरकार की ओर से कोई उम्मीदवार नियुक्त किया जाएगा, ये भी नहीं बताया। जस्टिस बागची ने कहा, फिर उस पर एंट्री होती है जस्टिस बागची। ये पूरी खबर जितनी मैंने पढ़ी उसमें जस्टिस नरसिम्हा का कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि बागची साहब बैठे थे, सूर्यकांत के साथ बैठते हैं इस पीठ में, बागची साहब थे। ये कानून के और यूट्यूब एल्गोरिदम के सबके जानकार हैं, विशेष योग्यता है। बागची ने कहा कि राजनीतिक दलों से सहमति का सवाल ही कहां उठता है। सिब्बल ने कहा लेकिन वे हमें बताते हैं, यहां उन्होंने हमें नहीं बताया, यहां बताया नहीं। आगे चलिए, जस्टिस बागची ने क्या कहा, फिर आगे सुनिए। जस्टिस बागची ने कहा वे तो यह भी कह सकते हैं कि दोनों ही केंद्रीय अधिकारी हो सकते हैं, यानी दोनों अधिकारी केंद्र के हो सकते हैं। सिब्बल ने कहा परिपत्र में ऐसा नहीं लिखा है, परिपत्र में लिखा है कि एक केंद्र का होगा एक राज्य का होगा। जस्टिस बागची ने उस पर क्या कहा, मतलब बागची पहले कह रहे हैं, ये जो चुनाव आयोग ने नहीं कहा, बागची साहब ने कहा कि दोनों भी केंद्र के अधिकारी हो सकते हैं, वो तो ये भी कह सकता है चुनाव आयोग, क्या कर लोगे तुम। तो सिब्बल ने कहा ऐसा परिपत्र में लिखे नहीं है साहब, माय लॉर्ड। तो बागची साहब ने कहा अगर उन्होंने ऐसा कहा भी होता तो हम उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते थे। अगर वो कह भी देते ऐसा कि हम दोनों करेंगे तो भी हम उनको गलत नहीं ठहरा सकते थे, क्योंकि नियमों के अनुसार केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी ही नियुक्त किए जा सकते हैं। जस्टिस बागची ने कहा केवल एक ही समूह से चयन करना गलत नहीं कहा जा सकता है, एक ही समूह से चयन करना गलत नहीं कहा जा सकता। सिब्बल ने कहा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों का चयन होना चाहिए। जस्टिस बागची ने कहा मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक में से एक केंद्र सरकार का होना चाहिए, एक राज्य सरकार का होना चाहिए नहीं बोले, लेकिन एक केंद्र सरकार का होना चाहिए, दूसरा भी हो जाए तो क्या कर सकते हैं हम। सिब्बल ने कहा तो उनमें एक राज्य सरकार का होना चाहिए, है ना। उन्होंने क्या कहा बागची ने, आप समझिए, ये मतलब वकील शायद इतना बेहतर नहीं कर पाएगा पैरवी, इसको कहने में कोई डाउट नहीं है। क्या कह रहे हैं जज साहब कि मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक में एक केंद्र सरकार का होना चाहिए, ये नहीं कहा एक राज्य सरकार का होना चाहिए, एक केंद्र का होना चाहिए। तो सिब्बल साहब ने कहा तो इसका मतलब है कि एक राज्य सरकार का भी होना चाहिए, है ना, लेकिन यहां कोई राज्य सरकार का नहीं, उन्हीं के स्टेटमेंट से कहा। फिर फाइनली बागची साहब ने कहा कि इस केस में कुछ भी नहीं है, ये चुनाव आयोग का अधिकार है, उसे जो जहां से मन करे वहां से अधिकारी रखे, अब आप लोग जा सकते, वापस जा सकते। यही है कहानी पूरी भाव। मैंने तो कहा कि मैंने क्या कहा आपको कि चुनाव आयोग के नंगाई को एक्सकोर्ट करता हुआ न्यायपालिका, क्या गुजरात में
लगातार बीजेपी सत्ता में है। गुजरात में बीजेपी लगातार सत्ता में है। क्या गुजरात में यही मॉडल अपनाया था कि चुनाव आयोग ने? वहां राज्य सरकार पे कैसा विश्वास था? वहां माइक्रो ऑब्जर्वर क्यों नहीं गए? आप यदि ये कहो कि लगातार सत्ता में बना है तो गुंडाई से बने हैं, यही ममता पे आरोप है ना? ममता लगातार 3 बार जीती, यही तकलीफ है सुप्रीम कोर्ट को, यही चुनाव आयोग को तकलीफ है। तो इससे ज्यादा तो बीजेपी जीती है गुजरात में, और बंगाल में कोई गोधरा भी नहीं हुआ। वहां यहां तो गोधरा भी नहीं हुआ, वहां तो गोधरा भी हुआ। तो वहां क्यों नहीं आप राज्य सरकार की जगह केंद्र सरकार के लोग भेजते? क्योंकि भाजपा की सरकार है तो वो गलत नहीं कर सकती, विपक्ष की सरकार है तो वो कुछ सही कर ही नहीं सकती, वो गलत ही करती। इस परसेप्शन के साथ यदि चुनाव आयोग बैठा है तो इस चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाएंगे, सवाल है। और यदि चुनाव आयोग ऐसी दोहरी मापदंड करता है और उस दोहरे मापदंड को चुनाव आयोग के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय उसको संरक्षण देता है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कह ही देना चाहिए कि चुनाव ही खत्म करो ना, काहे एसआईआर इतना खर्चा करो, ये करो, सीधी सीधी बीजेपी से लिस्ट मंगाओ और अनाउंस कर दो कि ये बीजेपी की जीते हुए उम्मीदवार है जयराम जी। पूरे के पूरे बीजेपी, पूरा सदन बीजेपी, विपक्ष है ही नहीं। और कल सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि अरे भाई 2-4 विपक्ष के बैठ भी जाएंगे तो उसमें क्या कर पाएंगे आप लोग? 4 लोगों का क्या औकात रहेगी वहां पे? बेइज्जत हो जाओगे अंदर रह के। इसलिए पूरे के पूरे ठीक किया, ये होने वाला है। ये आज का ये आदेश जो है ना, जो कहा कि चुनाव आयोग ने की आशंकाएं लोगों ने जाहिर की हैं, इस आदेश को हम मतलब आज की तारीख में नोट करके रखेंगे। यही आशंकाएं अखिलेश यादव, राहुल गांधी जब जाहिर करेंगे यूपी में, तो क्या ये ज्ञानेश कुमार उनकी आशंकाओं पर ध्यान देगा कि योगी आदित्यनाथ के अफसर नहीं लगेंगे, यहाँ पर कर्नाटक से अफसर ले आते हैं, केरल से ले आते हैं। अरे वो छोड़ो ना, कितनी आशंका है इसी में। ये सुप्रीम कोर्ट जब 30 लाख लोगों का वोट नहीं अधिकार दे पाया, ये क्या बात करेगा अधिकारों की? ये सर्वोच्च न्यायालय क्या कस्टोडियन बनेगा अपने आप को संविधान की? संविधान ने दिए हुए सबसे बड़े अधिकार का यदि रक्षा नहीं कर सकता, और निर्लज्जता की इस अमृत काल में वो कहता है कि अगली बार वोट कीजिए, 5 साल बाद वोट कीजिए। यही बातचीत। ये आदमी तो मतलब समझ लीजिए आप कि बाबा साहेब भी अगर देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? नहीं। अरे ये सब इनको ये सब लोग आगे पीछे राज्यसभा, गवर्नर, ये सब अपनी व्यवस्था में लगे हुए। छोड़िए ना, इनको कौन सा न्यायपालिका और कौन सा न्यायदान और कौन सा संविधान पड़ा हुआ है? कौन सा संविधान पड़ा हुआ है? इनके जज साहब की मैं कुछ खूबी बता देता हूँ। गवई पे जूता पड़ा तो इन्होंने कहा नहीं, इस मामले पर ज्यादा सुनवाई नहीं करेंगे, इसको अपनी मौत मर जाने दो। इस पर अगर सुनवाई करेंगे तो यूट्यूबर इस पर वीडियो बना करके और व्यू लेंगे। व्यू आते हैं ऐसे मामलों पे। इनके पास जब मतदान यूट्यूबर के व्यू आए, ये इनको ज्यादा तकलीफ, और चीफ जस्टिस पे जूता फेंका गया वो उनको तकलीफ नहीं। उसके बाद मतदाता यही टिप्पणी करने वाले थे जब आया कि इतने मतदाता मतदान से जो है दूर हो जाएंगे, मतदान नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अगली बार कर लेना भाई, अगली बार कर लेना। यही थे मतलब। अब क्या मैं बोलूं, आपने कहा ना कि ज्ञानेश कुमार को दर्शक गलत ना समझे, इसलिए मैं क्लेरिफाई कर रहा हूं। अब बाकी उसके बाद दर्शक जो समझना समझ ले। भाव ने कहा ना कि चुनाव आयोग को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। एस्कॉर्ट का सही मतलब समझिएगा कि सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। वो चलते ना, वो प्रधानमंत्री के सामने नहीं चलती मोटरसाइकिल वाले और गाड़ियां वाले, वो सायरन करके पुलिस वाले, उसको एस्कॉर्ट कहते हैं। मतलब गलत अर्थ निकालिएगा, इसीलिए एस्कॉर्ट और भी होता है बाबा, उसका नहीं, हम तो पुलिस वाला एस्कॉर्ट कह रहे हैं। सुरक्षा चक्र, चुनाव आयोग के पूरे धांधली को सुरक्षा चक्र प्रोवाइड करता हुआ न्यायपालिका। गजब। आप ये बताओ ना कि बंगाल चुनाव में जो भी कुछ चुनाव आयोग की तरफ से आदेश आए या टिप्पणियां आई, ये लगा नहीं कि चुनाव आयोग टीएमसी से चुनाव आयोग के टक्कर है, चुनाव आयोग लड़ रहा है।
एक मतलब कि टीएमसी बेईमानी करेगी, ये चुनाव आयोग का निर्णय है। टीएमसी को बेईमानी से रोकना है, चुनाव आयोग का निर्णय है। हम बेईमानी नहीं करने देंगे टीएमसी को, चुनाव आयोग का निर्णय है। टीएमसी बैन कर दो भाई, बैन कर दो ना। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में ये जाओगे तो यही होगा, सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा, अगर जस्टिस साहब होंगे हमारे, कहेंगे कि चुनाव आयोग का अधिकार है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो बैन कर दो टीएमसी को, बेमतलब का पाखंड मत करो, बैन कर दो। यही होगा। सारे लोकतंत्र के लिए टीएमसी मैं खतरा क्या है। कह रहा हूँ तुम्हें, मुझे तो ये भी डर लगता है आशीष जी कि मतगणना में यदि ये सामने आया दोपहर 12-1 बजे तक कि टीएमसी भारी बहुमत से जीत रही है, तो ये मतगणना कैंसिल करवा देंगे कि वो नहीं, मशीनों में कुछ तो भी गड़बड़ हो रही भैया, कुछ तो भी हाईजैक हुआ है, बाहर से कोई इंटरनेशनल एजेंसी ने हाईजैक किया है, हम मतगणना रुकवाते हैं। अभी हो सकता है कि हम फिर से प्रोग्राम देंगे, 6 महीने बाद फिर से चुनाव होंगे, तब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए देखिए, अब मतगणना पर नजर रखिए, मतगणना पर देखिए, कहीं पे भी न बीजेपी का हमने आपको प्रत्याशी सुनवाया, नेताओं को तोपचियों को सुनवाया, इन सबका चेहरा सूखा हुआ है, इन सबके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बेमिया रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग अभी भी उस अपने खेल में, कोशिश में लगा है कि अपने आका को खुश कर पाओ। तो देखिए, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई, बस 3 बीतेगा और 4 आ जाएगा। तो बस हमारी नजर बनी हुई है, अब अगली खबर लेकर के आएंगे भाव के साथ। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद।